उस दौरान आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर था, कट मनी का कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा था, फिल्म स्टाइल में पैसे लिए और दिए जाते थे, ठेकेदार और इंजीनियर तमाम लॉबियां काम करते। तो उस समय सरयू राय उसका खुलकर मुखर होकर क्यों नहीं विरोध करते थे? उस समय के अखबार देख लीजिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैंने कई चीज़ों का विरोध किया है। और तब आप कहिएगा साहब चोरी भी और सिन्हा-जोरी भी, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। तो पिछली सरकार आपको ज़्यादा भ्रष्ट लगती थी कि वर्तमान सरकार ज़्यादा भ्रष्ट? दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और अपने का भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। तो जिनको ये लगता है कि मैं हेमंत सोरेन जी की कृपा से इस पर हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे कोई छोटा घर आवंटित कर देंगे। आप टाटा को हड़का के, यही शब्द है एक्चुअली, ताकि आप भी आसानी से समझ जाए, दर्शक भी, हड़का के दो दो घर ले लिया है। कोई बताए ना कि मैंने 2 घर रखा है। 2 तरह के लोग उठाते हैं, लगाते हैं। एक तो रघुवर दास जी के नज़दीक जितने लोग हैं, उन्होंने कई दिन अखबारों में ये बात निकलवाया। दूसरे बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, उन्होंने अखबार में इस आशय का बयान दिया। उस समय कहते थे कि 86 बस्ती का मामला, जब विधायक नहीं थे रघुवर दास, तब कहते थे विधायक बनाओ तब कर देंगे, फिर मंत्री बने तब नहीं किए, मुख्यमंत्री बन गए तब नहीं हो पाया। तब नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उल्टा ही कर दिया उन्होंने। नमस्कार। सरकार, व्यवस्था, जनता सब समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज का एक वर्ग दूसरी वर्ग से अपेक्षा रखता है। अभी जब हेमंत सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो विपक्षी पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि ये सरकार झूठे वादों की सरकार है और अकुंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सरयू राय जी हैं, निर्दलीय विधायक हैं। ये एक तीर से दो शिकार करने में महारत हासिल रखे हुए हैं। जब आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रघुवर जी ने, और सरकार को भ्रष्टाचार के कई मुद्दे पर घेरा, आपने तुरंत एक पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री को, और उसमें जो जिक्र है घोटालों का जांच करने की, वो सब उस दौरान की सरकार पर लगा है। तो क्या उस पत्र को किस रूप में ले? हेमंत सोरेन के बचाव के तौर पे, कि अगर भाजपा सवाल खड़ा करती है तो इनके इस सवालों का भी जवाब मिलना चाहिए पहले? नहीं, ये हेमंत सोरेन जी के बचाव में नहीं है। 2 साल में हमने करीब 1 दर्जन मुद्दे इस सरकार में उठाया है, और जो भी मामला उठाया है हमने, सब पे हमने प्रमाण दिया है। सरकार की संचिकाओं से, सरकार के निर्णयों के आधार पर कहाँ गलत पहले हुआ है और कहाँ गलत अब भी हो रहा है, ये मैंने बताया है। अब 2 साल तक तो मैंने प्रतीक्षा किया। जब पिछली सरकार बनी थी जिसमें मैं मंत्री था, तो उसमें भी मैं 2 साल तक चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। पर्याप्त समय हो गया, मैंने उनको याद दिलाया है कि भाई मैंने कई सवाल आपके सामने उठाए हैं, जिसमें आधा दर्जन मुद्दों का मैंने जिक्र किया। अगर मैं आपको प्रमाण के साथ देता हूँ कोई कागजात, और आप उस पर एसीबी की इंक्वायरी करा देते हैं, एसीबी के जो इंक्वायरी करने वाले हैं, इंक्वायरी करके 8 महीने से रिपोर्ट भेज दिए हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये कहे कि हेमंत सोरेन भी इस बात को लेकर ज़्यादा ईगर नहीं है कि पिछली सरकार की कारगुजारी जनता के सामने आए? हो सकता है काम का भारी बोझ उनके ऊपर हो, वो भूल गए हों। तो मेरा भी दायित्व है कि मैंने जिस मुद्दे को उठाया है, जिस पर मैंने पुख्ता सबूत दिया है, और इसके अलावे जो लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ एसीबी के जांचकर्ता ने साबित कर दिया है, जिनको अभियुक्त नंबर 1 बनाया है, वे लोग जमशेदपुर में बैठ के कह रहे हैं कि हम तो 2 साल से घर के दरवाजे पर बैठे हैं कि कोई आई हमको जेल ले जाए। इसलिए जो लोग कहते थे कि तीसरा मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा, उनका जो आरोप था वो सही नहीं था, इसीलिए नहीं तो हमको आकर जेल ले गए होते।
तो ये श्रीमान रघुवर दास जी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कहा वो अलग बात है, मगर जमशेदपुर में उन्होंने चुनौती दी कि भाई हमने अगर अपराध किया है तो जेल ले जाइए। तो मैं तो हेमंत सोरेन को यही याद दिला रहा हूँ कि आप एसीबी की जांच हो गई, सब साबित हो गया, तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तो करिए आप। तो मेरे लिए ये अवसर इसलिए नहीं था कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी दम नहीं है, सिवाय गाली गलौज और अभद्र भाषा के कोई दम नहीं है। तो मैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ये कहते हैं कि रिम पास में जो टेंडर हुआ है L1 वाले को काम नहीं मिला, ज़्यादा पैसे वाले को मिल गया, एग्जाम्पल दिया उन्होंने। दूसरी बात कहा जो जो वादे किए थे सरकार नियुक्ति को लेकर वो नहीं पूरा की। तो इस तरीके से कई एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट करके बताया कि कहाँ वादा और कहाँ भ्रष्टाचार। जैसे वो उन्होंने कहा कि पीसी कट मनी को लेकर बात कर रहे थे, तो कट मनी तो सबसे अधिक उनकी सरकार में चल रहा था, वो उनके मुख्य सचिव थे, वो बैठकर वही कर रहे थे। तो उनके समय में तो बहुत सारे मुख्य सचिव बन गए। किन पे आपको लगता है कि कट मनी ज़्यादा चल रहा था? हैं लोग कि जो सबसे अधिक समय तक मुख्य सचिव रहीं, अच्छा, राजबाला जी। उन्होंने, इन लोगों ने तो एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया कि उसी ढांचा पे काम चल रहा है। तो उस ढांचा पे काम चल रहा है तो किसको दोष दे रहे हैं इसके लिए? उनको तो याद करना चाहिए कि उनके समय में कैसे फिल्मी स्टाइल में पैसे लिए जाते थे, कहाँ इंजीनियरों को, ठेकेदारों को बुलाया जाता था कहीं स्थान पर, और कुछ नंबर नोट का देकर कहा जाता था, कई चीज़ें थी। तो मैंने तो जो आरोप लगाया है उस आरोप का खंडन उन्होंने एक बार भी नहीं किया है। एक भी आरोप का मेरा खंडन नहीं किया है। हो सकता है आपको उतना बड़ा नहीं समझते हो कि आपकी सवालों का जवाब देना उचित समझे वो। उनकी समझदारी पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। मैं तो उनकी सरकार में मंत्री था, इसलिए जो हमारा मुख्यमंत्री रहा है उसकी समझदारी पर हम सवाल कैसे खड़ा करेंगे? लेकिन एक सवाल तो उठेगा सरयू जी कि आप जब पूरे टर्म में मंत्री रहे उस सरकार में, उस दौरान आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर था, कट मनी का कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा था, फिल्म स्टाइल में पैसे लिए और दिए जाते थे, ठेकेदार और इंजीनियर तमाम लॉबियाँ काम करते। तो उस समय सरयू राय उसका खुलकर मुखर होकर क्यों नहीं विरोध करते थे? ये तो सवाल जनता पूछेगी। आप समय के अखबार देख लीजिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैंने कई चीज़ों का विरोध किया है। मैंने तो कई बार कहा है कि मैं 4 अगस्त 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, और मिलकर मैंने ये कहा था कि सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस सरकार में मंत्री रहूँ। मैं आपको कहने आया हूँ, और इसलिए कहने आया हूँ कि मैं जब मंत्री बना तो हमारे मुख्यमंत्री हमको मंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे। ऊपर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं का दबाव पड़ा तो उन्होंने मुझे मंत्री बना लिया। तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आपके कहने पर मैं मंत्री बनाया गया हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको कहूँ कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये तो हाइपोथेटिकल जवाब हो गया। मान लीजिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि उनके कैबिनेट में कौन सदस्य उनके साथ रहेगा, तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, वो क्रेडिट रघुवर दास को ना दे के आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये तय किया था कि हमको मंत्री बनना चाहिए, इसलिए हम उनको शिकायत लेके गए। मैं गया था, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने बनवाया है, आला कमान जिसको कहा जाता है, उसने मुझे मंत्री बनवाया और मैं नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कैबिनेट से अलग होने के बारे तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं अमित भाई से कहता हूँ, वो आपसे बात करेंगे। अमित शाह जी ने मुझसे बात किया, सारी बातों को मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि मैं 15, 16, 17 सितंबर को 3 दिन तक रांची रहूँगा और ठीक करूँगा इसको। वो 3 दिन रहे, सबको बुला के बात किया, ठीक भी किया। दिसंबर तक मामला कुछ चला ठीक ठाक। फिर वही जो एक जानवर की पूंछ छोड़ दीजिए टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने उस सरकार में नहीं उठाया। उस सरकार में जो मैंने चिट्ठियाँ लिखी, वही चिट्ठियाँ तो आज आधार बन रही है हमारे बातों को इस सरकार के सामने कहने का। अब जब आप निष्पक्ष जगह पर हैं, मान लीजिए किसी दल का दलदल से आप बाहर हैं, खुद को आप ऐसे समझिए, तो आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो पिछली सरकार आपको ज़्यादा भ्रष्ट लगती थी कि वर्तमान सरकार ज़्यादा भ्रष्ट?
देखिए, ये तो आपका जो सवाल है वो दो धारे हथियार की तरफ है कि कौन सरकार ज़्यादा भ्रष्ट लगती थी। लेकिन जिसको मरने का डर नहीं रहेगा वो तो स्पष्ट जवाब देगा। नहीं मरने और नहीं मरने का डर नहीं है। मैंने एक सरकार के बारे में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है, दूसरी सरकार के मामले भी मेरे पास आएंगे तो उसी तरह से मैं उजागर करूंगा। तो इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। अभी तक मैंने उजागर नहीं किया है तो इसका मतलब यही है कि पुख्ता सबूत के साथ इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सुनी सुनाई बातों को, अफवाहों को छोड़ दीजिए, तो पुख्ता सबूत के साथ मेरे पास कोई ऐसे मामले नहीं आए हैं। आएंगे उसी तरह से उठाऊंगा। जैसे निशिकांत दुबे आपके मित्र भी हैं और निशिकांत दुबे एक पूरा योजना लॉन्च किए हैं फेसबुक के माध्यम से कि सरकार के खिलाफ इलीगल माइनिंग, खासकर बालू को लेकर आप वीडियो भेजिए हमको और बदले में अकाउंट में पैसा पाइए। कई वीडियो उन्होंने लगाया है जो जनता ने उन्हें भेजा है इलीगल माइनिंग का। तो आपको लगता है कि वो मैनिपुलेटेड वीडियो नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो प्रमाण काफ़ी नहीं है, इलीगल माइनिंग हो रहा है, उसको साबित नहीं किया जाए? उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेजा नहीं है। नहीं, वो अपने फेसबुक पर फेसबुक पे नहीं देखता हूँ, उनके साथ में ट्विटर पर हूँ। ट्विटर पर जो आता है देखता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वो प्रमाण है बालू के बारे में, तो मैंने तो बालू के बारे में विधानसभा समिति के माध्यम से पलामू और चतरा में मामला उठाया है। ये मामला विधानसभा अध्यक्ष तक भी गया है, मुख्यमंत्री तक भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो मैं उसको नहीं उठाऊं, मगर पुख्ता सबूत जिसको कहते हैं उसके साथ मिले तो मेरा तो दायित्व है उठाना। किसी भी सरकार के बारे में अगर मैं चाहता हूं कि सरकारें ठीक ढंग से काम करें। निशिकांत जी से आपने कहा कि मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र ही नहीं बहुत अच्छे मित्र हैं। अब अगर कभी बातचीत करके वो हमारे सामने चीज़ों को रखें, हम लोग बात करें, ये सबूत पुख्ता है कि नहीं है। किसी का वीडियो आ जाना पुख्ता सबूत नहीं होता है। एक और आपके परम मित्र हैं जिनके लिए आपने बीजेपी से हटने के बाद भी वोट कर दिया, वो हैं दीपक प्रकाश, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब आपके पत्र के बारे में मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा विद्वेष की भावना को इतर रख के राजनीति होनी चाहिए। व्यक्तिगत टसल किसी के साथ हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार है और ये आप भी मानेंगे, मतलब आपके बारे में। नहीं, दीपक जी ने हमारे साथ काम किया है बहुत दिनों तक, उनसे स्नेह का रिश्ता है। मगर दीपक जी जिस पार्टी में हैं, जिस दल में हैं, मैं भी महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का कई वर्षों तक, तो राजनीतिक बयान हम लोग देते थे। तो पॉलिटिकल बयान से अलग भ्रष्टाचार के पुख्ता मामले हों जिनको उठाकर हम किसी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो दीपक जी के पास हो, निशिकांत जी के पास हो, बाबूलाल जी के पास हो, किसी के पास हो, तो इस बात को सामने लाना चाहिए। मुझसे शेयर करना चाहें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि दूसरे का भ्रष्टाचार है और अपने का भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। कुछ एक आरोप आप पे तो नहीं कर सकता लग रहा है, लेकिन वो कान में, जैसे आप मंत्री थे तो कान में बोला जाता था कि टिकट काट देंगे, आप कहते थे कि उनके खिलाफ लड़ जाएंगे, मतलब कैमरे के सामने आप लोग आरोप नहीं लगाते थे। कुछ उसी तरीके का मामला आपके खिलाफ भी कान में फूंका जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसको सरलता से जवाब दे दें ताकि वो वार्तालाप का चर्चा खत्म हो जाए। एक आरोप आप पे है कि आप एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री से, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इतनी अच्छी आपकी साठगांठ है और वो चाहते हैं कि आप खुश रहें ताकि वो भी खुश रहें, इसलिए आपको मंत्री का बंगला अलॉट किया गया है। मेरी हेमंत सोरेन जी से 2 वर्षों में कुल मिलाकर 5 बार भेंट हुई है और 5 बार जो भेंट हुई है विभिन्न विषय पर हुई है। कुछ ऐसे मामले जिनका जिक्र कर रहे थे उनका ध्यान मैंने उस ओर भी आकृष्ट किया है कि आपकी सरकार में इस तरह की चीज़ें होने की बात आ रही है। तो इस बंगले में रहना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। ये बड़ा बंगला है, मैं तो रहता हूँ अपने ही फ्लैट में। मैं सुबह से शाम यहाँ ऑफिस के काम जैसा मैं बैठता हूँ, तो मैं तो खुश होऊंगा अगर हेमंत सोरेन जी हमको कोई छोटा घर विधायक के नाते आवंटित कर दें
तो जिनको ये लगता है कि मैं हेमंत सोरेन जी के कृपा से इस पर हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे कोई छोटा घर आवंटित कर देंगे। दूसरा ये बात आ रहा है कि आप अपना यूं कह ले कि ब्रेन, कागज पत्तर का जांच का जो आपका प्रक्रिया है, उससे डरा धमका के अपने भतीजी को टिस्को में, टेल्को में, इस तरीके से टाटा कंपनी में नौकरी दिलाया। इसी वजह से आप उस कंपनी के खिलाफ मुखर होके कोई जवाब नहीं देते, जबकि आपके उस कोल्हान क्षेत्र के तमाम विधायक, जब टाटा एक अपनी कंपनी का यूं कह ले हेड ऑफिस महाराष्ट्र ले जा रही थी, तो सभी विरोध कर रहे थे सिवाय आपके, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। इस तरह की बात कहने वाला या तो मूर्ख है या बदमाश है। मेरी कोई भतीजी टाटा स्टील में कोई नौकरी नहीं करती है, कोई भतीजी नहीं है जो नौकरी करती है। और 2005 से लेके आज तक का कोई रिकॉर्ड देख ले कि मैंने टाटा स्टील के खिलाफ मुद्दों पर जितना स्टैंड लिया है उतना किसी ने नहीं लिया है। अखबारों में बातें छपी हैं, सरकार के पास भी आज भी मेरे 3 मुद्दे सरकार के पास चल रहे हैं। मैंने विधानसभा में, इस विधानसभा में जो 3 दिनों की थी, 6 सवाल मैंने टाटा को लेकर किया है। तो जो ये आरोप लगाते हैं या तो मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं या बदमाश हैं। ये 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता है। तो आपके परिवार का कोई सदस्य है टाटा में? हमारा भतीजा है, उसकी पत्नी टाटा में ऑफिसर है। जो पैरवी से नौकरी लगाते हैं वो ऑफिसर ग्रेड में नहीं लगवा सकते हैं। टाटा स्टील ऑफिसर ग्रेड में पैरवी से एक ही नौकरी मेरी जानकारी में लगाया है, मगर उसने टाटा स्टील में इम्तिहान हुआ था, उसने इम्तिहान दिया था, और जब उसकी नौकरी हुई उस समय में विधायक नहीं था। ये भी नहीं था कि मैं विधायक हूँ। तो अपनी मेरिट पर अगर टाटा स्टील में किसी ने नौकरी किया है, एक मेरी और बेटी जैसी ही है, वो तो टाटा का बड़ा ग्रुप है होटल का बम्बई में, उसमें काम करती थी क्योंकि वो विदेश से पढ़ाई करके आई थी। तो उसने तो 2 साल 3 साल काम किया, बाद में छोड़ दिया। तो जो मेरिट पर काम करने वाला है वो जब उसको पसंद आएगा करेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में जाएगा। किसी कृपा पर कोई जाएगा तब सवाल उठता है कि वो वहाँ टिकता है कि नहीं टिकता है। बातें चल रही हैं कि आप टाटा को हड़का के, यही शब्द है एक्चुअली, ताकि आप भी आसानी से समझ जाए, दर्शक भी, हड़का के 2 घर ले लिया है वहाँ टाटा कंपनी का। एक स्वयं यूज़ में लाते हैं और एक अपना मैगजीन के यूज़ में लाते हैं, जबकि आपका एक से भी काम हो सकता था, या वहाँ के आप राइट नहीं है कि भाई आपको मिले ही। मैंने अपने नाम से टाटा से कोई घर नहीं लिया। 2005 में मैं विधायक बना तो टाटा स्टील ने युगांतर भारती के नाम से एक फ्लैट अलॉट किया, जैसा बहुत सारी संस्थाओं को किया है। उसमें ये भी था कि कोई इसका सदस्य है वह भी इसमें रह सकता है, तो उसके नाते उसके एक कमरे में रहा करता था। अब मैंने एक दूसरा घर खरीद लिया है जमशेदपुर में, जिसमें करीब करीब मैं शिफ्ट हो गया हूँ, मगर उसमें भी वो मेरे नाम पर नहीं है, वह एक संस्था के नाम पर है। और ये आरोप 2 तरह के लोग उठाते हैं, लगाते हैं। एक तो रघुवर दास जी के नज़दीक जितने लोग हैं, उन्होंने कई दिन अखबारों में ये बात निकलवाया। दूसरे बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, उन्होंने अखबार में इस आशय का बयान दिया। कोई बताए ना कि मैंने 2 घर रखा है, एक भी घर टाटा से मैंने नहीं लिया है। दूसरा, हड़काने की जहाँ तक बात है, मैंने टाटा स्टील के मैनेजमेंट से, उनके एमडी से, उनके बीपी से जब भी भेंट हुई है, मैंने कहा है कि ये इंडस्ट्री आपकी है, आप इसको जैसे हो चलाइए, मुझे आपके इंडस्ट्री से, आपके ट्रेड से, आपके बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा आपसे उतना ही लेना देना है जितना टाटा लीज समझौता में आपने जमशेदपुर के नागरिकों को जन सुविधाएँ देने की बात कही है। जन सुविधाओं में कोताही होती है, मैं उसे लड़ता हूँ। जन सुविधाओं में भेदभाव होती है, मैं ये सवाल उठाता हूँ। इसलिए इसके अलावे मैंने कभी भी कोई बयान टाटा के उद्योग के बारे में, उसके व्यावसायिक कारगुजारियों के बारे में न मैं देता हूँ, न मैं उधर देखता हूँ। वो उनका काम है, जैसे चलाएं।
जन सुविधाओं तक ही मेरा सीमित है। और मैंने उनके सभी से ये कहा है कि आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि आपने सरकार से समझौता किया इसके बारे में, तो जनता को देना चाहिए सुविधा। बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ यूं कहे आपने पत्र लिख दिया। किसको पत्र लिखा? उन कहा कि भाई जब हमने कहा कि एक सो कॉल्ड सिविल सर्जन थे, बिहार से चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद आके यहाँ फिर से ज्वाइन कर लिया, कार्रवाई होनी, बोल रहे जब एक बार मैटर आ जाता है कंसर्न में, उसको बार बार सरयू जी जैसे आदमी क्यों कहते हैं? ये तो मतलब, हालांकि उन्होंने कैमरे पे कुछ नहीं कहा, पर उनके लोग यही कह रहे हैं कि ये तो छोटा माइलेज। मैं तो चाहता हूँ कैमरे पर बोले, मैं तो कैमरे पर बोलता हूँ। मैंने तो इसके बारे में स्पीकर को कहा है, मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री को कहा है, सबों को कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है तो आप बता दीजिए। एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ा, चुनाव ही नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा 2005 में, और बन्ना गुप्ता भी उस साल समाजवादी पार्टी से ही जमशेदपुर से चुनाव लड़े थे। तो कोई सरकारी अफसर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिना चुनाव आयोग को बताए कि मैं सरकारी अफसर हूँ, नॉमिनेशन फाइल कर दे, चुनाव में हार जाए तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये कार्रवाई नहीं हुई। बन्ना गुप्ता जी ने उस व्यक्ति को हमारे ज़िले का प्रभारी सिविल सर्जन बना दिया। कई सीनियर लोग थे जो बन सकते थे, उन्होंने प्रभार में रख दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि आपने जब सरकार ने निर्णय लिया 2019 में कि इनको बर्खास्त होना चाहिए, बन्ना गुप्ता ने अपने दस्तखत से फाइल पर उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री को भेजा है कि आप इनको बर्खास्त करने का आप आदेश पारित करिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस रैंक के अफसर को बर्खास्त करने का पावर मुख्यमंत्री को नहीं है, कैबिनेट को है। इसलिए फाइल वापस आई कि आप कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजिए कि बर्खास्त किया जाए। वो प्रस्ताव नहीं भेजा, तो फाइल पर तो ये अनुशंसा कर चुके हैं बन्ना गुप्ता जी कि इनको बर्खास्त होना चाहिए। अब जब दोबारी फाइल आई तो इन्होंने भेज दिया है बिहार सरकार को कि इनके बारे में हमको निर्णय दीजिए। तो बिहार में तो हम लोग 2 दिन पटना बैठेंगे तो वो सारे कागजात आ जाएंगे। मगर अब सवाल है कि बिहार सरकार से कागजात आ जाएंगे तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को लिखें ये कि साहब आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे, क्योंकि सिंबल उनका था, सब था, कह सकते हैं। लेकिन एक बात और आ रही है कि ये तो ठीक है, जब कि एक तो बार बार नहीं कहना चाहिए, और आप तब से इस बात को कह रहे हैं सिविल सर्जन के खिलाफ या बन्ना जी के खिलाफ, आप तब से हैं जब आपके एक करीबी मित्र या कह ले डॉक्टर के यहाँ सिविल सर्जन ने एक्शन लिया और उन्होंने बन्ना जी के खिलाफ अभद्रता से पेश किया। मीडिया वाले को कहा बन्ना जी टेम्पो ड्राइवर, उसका नाम तो बताएं। लाल कोई डॉक्टर हैं। इतनी तो हिम्मत होना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर के बारे में कोई बता दे कि कौन मेरे नज़दीकी हैं, उनसे मेरा क्या रिश्ता है, मैंने उनकी कब मदद की, उन्होंने कब हमारी मदद की है, ये बताएं तो ये मीडिया को बता देंगे, टीवी चैनल को बता देंगे, मगर खुलकर नहीं बताएंगे कौन है। तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए लोगों को। और एक बार आपने मामला उठा दिया और मामला सही है तो मैं तो यही करता हूँ कि जो भी मामला उठाता हूँ सही होता है तो उसका फॉलोअप करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में बैठ जाता हूँ। तो इस मामले में अब मकसद ये नहीं है कि वो चुनाव लड़ने वाले लाल बर्खास्त होते हैं कि नहीं होते हैं। अब मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बचाने वाला व्यक्ति, अपने ही निर्णय के खिलाफ निर्णय लेने वाला व्यक्ति इस राज्य में मंत्री पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुख्यमंत्री को तो बर्खास्त इनको करना चाहिए। मैंने तो विधानसभा में विशेषाधिकार ग्रहण का प्रस्ताव डाला, स्पीकर साहब ने हमसे कहा कि मैं देख रहा हूँ इसको, आप प्रेस मत करिए, मैं इसको देखूंगा। तो मैं चुप रह गया। 3 दिन का सेशन था। मैंने तो इस बारे में आलमगीर आलम साहब से बात किया, मैंने तो इस बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष उनको भी कहा कि भाई आपके पार्टी के ऐसे मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री से भी कहा कि आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं। तो इस तरह के मंत्री रहेंगे, उन पर सवाल उठेगा तो घुमा फिरा कर ये सवाल तो बाद में मुख्यमंत्री पर भी जाएगा ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं। ऐसे तो हर मुद्दे पे आप प्रखर तरीके से बात रखते हैं। एक आपके बारे में छवि बन रही है या बनाई जा रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप राजनीति कम और 1-to-1 फाइट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
अगर सरयू राय को किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ लिया, अब आप बन्ना जी के खिलाफ कह रहे कि व्यक्तिगत आरोप में वो में जा रहे हैं, तो बोलते बाकी दुनिया की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, 1-to-1 फाइट में अपने दुश्मन को मात देने की कोशिश करते हैं। प्रदेश की राजनीति में जितने मुद्दे मैं उठाता हूँ, विधानसभा के भीतर राज्य के जितने मुद्दे मैं उठाता हूँ, बजट पर, फाइनेंस पर जितनी बातों को मैं कहता हूँ, कोई यह बता दीजिए दूसरा कहता होगा उतना, इसको भी छोड़ दीजिए। मगर 1-to-1 होने की बात है, जब मैं बात सही कहूँगा और सही बात नहीं होगी तो कोई मैं सिफारिश तो नहीं करता हूँ आपसे साहब। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे एक पैरवी तो नहीं किया कि भाई ये काम हमारा करा दीजिए, ये फ़ायदा हमको करवा दीजिए। हाँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे ये काम जमशेदपुर में नहीं हो रहा है, जाओ उसको करवा दीजिए। वैसे ही बन्ना गुप्ता के यहाँ कोई एक पैरवी लेकर तो मैं नहीं गया, कोई भी एक पैरवी बता दें मैं लेकर गया। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुझे लगा कि एक काम गलत हो रहा है, प्रमाण के साथ मैंने वह कह दिया। अब उस पर तो अड़े हुए वो हैं कि नहीं साहब मैं तो गलत करूंगा, मैं गलत आदमी को संरक्षण दूंगा, मैं फाइल पर उस व्यक्ति को बर्खास्त करने का आदेश करके मुख्यमंत्री के पास भेज दूंगा। मगर जब फाइल आती है कि पावर मुख्यमंत्री को नहीं कैबिनेट के हो है, तो कैबिनेट में भेजने में आप आनाकानी करते हैं। तो इस तरह का जो चरित्र है, मैं तो उसके बारे में साफ कहता हूँ। और मुझे कोई बता दे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी बता दें, विधानसभा में उनके नेता आलमगीर आलम साहब बता दें कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें एक रत्ती भी कहीं गलत है तो हमको बता दें। और जब गलत नहीं है और तब आप कहिएगा साहब चोरी भी और सीनाजोरी भी, ये दोनों चीज़ें चलेंगी तो मुझे तो मेरी 86 बस्ती वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? सरकार को आपने बताया था एक तरीका कि आप राजस्व भी बहुत अच्छा वहाँ से ले सकते हैं, क्या सरकार एक कदम भी है आगे? मैं लगातार बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मुख्य सचिव से भी बात हुई थी हमारी कि भाई ये तरीका है, आप लोग अपनाइए। करना सरकार को है, मेरी तरफ से सारे प्रस्ताव सरकार के पास दिए हुए हैं, करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई गट्टा पकड़ के तो उनसे करवा नहीं सकता है। पॉलिसी का मामला है, ये देखें मैंने विधानसभा में भी इससे संबंधित कई सवाल किए। नहीं, आपने ऐसे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं हटती सरयू जी। आप उस समय कहते थे कि 86 बस्ती का मामला जब विधायक नहीं थे रघुवर दास, तब कहते थे विधायक बनाओ तब कर देंगे, फिर मंत्री बने तब नहीं किए, मुख्यमंत्री बन गए तब नहीं हो पाया। तो आप बन गए तब नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उल्टा ही कर दिया उन्होंने। तो अब तो संचिकाओं में वो सारी चीज़ें हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं सरकार पर जितना दबाव डालना होगा डालूंगा और खोल के डालूंगा। मैंने कहा है करे कि आपके टेन्योर में इसी साल में अगले 3 वर्ष। टेन्योर की बात नहीं है, क्योंकि विधायक का कोई टेन्योर में कोई विधायक क्या काम करा सकता है इस तरह का, जो सरकार का पॉलिसी मैटर है। मगर मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पद पर चला आया तो कह दूं कि नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। प्रत्यक्ष परोक्ष कई इसके तरीके हैं जिस पर मैं काम करने के लिए सरकार को कह रहा हूं। सरकार काम करेगी ठीक, नहीं काम करेगी तो मैं कहूँगा कि इस मामले में आप ठीक नहीं कर रहे हैं साहब। 2 साल में हेमंत सोरेन की सरकार में अगर आपको मार्क्स देने की बारी आएगी तो 10 में आप कितने नंबर देंगे? इस बारे में मैं अभी किसी निश्चित राय पर नहीं पहुंचा हूं, न मैंने सरकार की उस एंगल से समीक्षा की है। मैं सरकार के कामकाज को देख रहा हूं। 1-1.5 साल तक कोविड का मामला था। और एक बात समझिए कि मुख्यमंत्री जी को मुझे जो कहना होता है, लिख कर भी मिल कर भी, मैंने 5 बार हमारी भेंट हुई है, 5 में से कम 4 बार तो मैंने कहा है कि आपकी सरकार में जो ये काम हो रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसमें आपको सुधारना चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है मैं सुधारूंगा। तो जब बाद में मामला सुधरता है या नहीं? मुझसे उनसे बात होती है तब भी उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत शालीनता से बात करते हैं, बहुत सहज है, आम से मिलते प्यार से बात करते हैं, आदर के साथ बात करते हैं। लेकिन वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आप सुझाव देते हैं, आप तो यहाँ पे तुलना करने लगे उनकी रघुवर दास से, भले आप उनका नाम ले या ना ले, मतलब जब आप कह रहे हैं कि वो शालीन है, बहुत तरीके से पेश आते, बहुत मीठी बात करते, तो मेरे साथ कभी कोई भेद भी नहीं किया। वो करते होंगे दूसरों के साथ,
कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन मैं ये मेरे साथ तो उन्होंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। मतलब आपके साथ अच्छा से पेश आते थे? नहीं, मैंने कहा कि बेअदबी से पेश नहीं आते थे। जितनी हमारे संबंध थे, बातचीत थे, मेरे साथ कभी नहीं किया उन्होंने इस तरह का। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब आप सुझाव देते हैं या बोलते हैं मुख्यमंत्री को कि ये वाला काम आपका ठीक नहीं लग रहा आपके गवर्नमेंट का, तो उसके बाद वो देखते हैं उसमें कुछ चेंजेस आता है? मुझे हाँ जरूर आता है 3 मामलों में तो आया है। और भी कोई भी मुझे बताता है तो मैं विश्लेषण करके, आज भी कोई बताए, मैं मुख्यमंत्री को कहूँगा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक करिए। मगर बताने वाले को भी थोड़ा मेहनत करनी होगी, होमवर्क करना होगा, जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी। सुनी सुनाई बात पर तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। शुक्रिया। तो सरयू राय जी का ये मानना है कि जितने भी खत इन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है उन सभी के पुख्ता प्रमाण हैं, कागज़ है, पत्र है, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार में गलतियां हुई या जानबूझकर की गई। अब अगर मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये सवाल तो मैं रिमाइंड कराता रहूँगा, ये किसी के बचाव या किसी के खिलाफ ना समझा जाए। अगर ये नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो एक दिन मैं भी इनके खिलाफ खड़ा होकर कहूँगा इन्होंने ऐसा नहीं किया। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in